नमस्कार दोस्तों, 13 जून 2025 वो तारीख है जब इजराइल ने सुबह सुबह ही ईरान पर मिसाइल अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसे इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इसमें इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और IRGC को टारगेट बनाया था। इस ऑपरेशन का मेन टारगेट तो ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ही था, जहां पर ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और इजरायली PM नेतन्याहू ने तो पूरी दुनिया को वार्न भी किया है कि ईरान 9 से भी अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। लेकिन ये वॉर तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही थी, तो फिर इसमें ईरान कहां से आ गया? दरअसल इस वॉर के बीज तो ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही बो दिए थे, जिसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। लेकिन वो कैसे? इस लड़ाई में ईरान के भी अपने स्वार्थ है और इजराइल के भी अपने ही स्वार्थ है। इन दोनों देशों के रिवेंज के चक्कर में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। इन सारे पॉइंट्स को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं आज के इस वीडियो में। It is day 6 of the Iran-Israel war. With each passing day, the conflict is intensifying. Israeli warplanes are pounding the Iranian capital and Iran is firing back with missiles and drones. Israel has been bombing Tehran relentlessly. Iran, on the other hand, has fired over 400 missiles at Israel. पहला चैप्टर है इजराइल का इतिहास। आज का मिडिल ईस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ऐसा नहीं दिखता था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस ने इस इलाके पर कब्जा करके अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया। आज तक ये देश इन्हीं विवादित सीमाओं के कारण एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। ओटोमन एम्पायर को आप तुर्की और तुर्की के आसपास का क्षेत्र मान सकते हो। 1918 में लड़ाई खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस ने ओटोमन एम्पायर को बांटना शुरू कर दिया था कि कौन से हिस्से पर कौन राज करेगा। इसे साइक्स पिकोट एग्रीमेंट कहा गया था। इसमें यह तय किया गया कि तुर्की, सीरिया और लेबनान का हिस्सा फ्रांस को और मिडिल ईस्ट का साउथ और साउथ वेस्टर्न यानी कि इराक और सऊदी अरब का हिस्सा ब्रिटेन को दिया जाएगा। फिलिस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोड़ा गया और बचे हुए इलाके इटली और रूस को दिए जाने का फैसला हुआ था। इसी तरह का 1917 में एक बेलफोर एग्रीमेंट भी हुआ था। 19वीं सदी में जायोनिस्ट मूवमेंट काफी जोर पकड़ रहा था, जिसके तहत जर्मनी में बैठे यहूदी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। तो ब्रिटेन ने इस चीज का फायदा उठाते हुए यहूदियों को एक अलग देश देने का वादा किया और शर्त बस एक ही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में रहने वाले यहूदी जर्मनी का साथ नहीं देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। इसे ही बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। ब्रिटेन ने धीरे धीरे यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया, लेकिन पैलेस्टीनियन और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। तो यहूदियों ने अपनी आर्मी तक बनाना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने आयरन वॉल नाम दिया। और 1947 में UN ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया था। यहूदी संख्या में कम थे, लेकिन उनको 62% हिस्सा दिया गया, जिसे नया नाम इजराइल दिया जाता है। पहले पूरा फिलिस्तीन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता था, लेकिन अब सिर्फ यरूशलेम ही इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रहेगा। इजराइल के जन्म होते ही ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है। दूसरा चैप्टर है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 14 मई 1948 को ही हो गई थी। दरअसल UN ने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को यहूदी नेताओं ने तो मान लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ईरान उन 13 कंट्री की लिस्ट में शामिल था जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। इंडिया ने भी इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। इजराइल तभी से इनके खिलाफ होना शुरू हो गया था। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो इजराइल को कभी कंट्री मानेगा ही नहीं। धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स अपना रंग दिखाना शुरू करती है और 1950 आते आते तुर्की ने इजराइल को मान्यता दे दी और 1953 में ईरान भी इजराइल को देश के रूप में मान्यता दे देता है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ईरान तो इजराइल के अगेंस्ट था। दरअसल 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ईरान में मोहम्मद मोसद्देक की सरकार का तख्ता पलट करवा देते हैं। ईरान की ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार थी और अमेरिका यहाँ पर अपना पपेट बिठा देता है, जिसका
का नाम मोहम्मद रेजा पहलवी था। इसको शाह ऑफ ईरान कहा गया था। इनके शासनकाल में ईरान धीरे धीरे प्रो वेस्टर्न कंट्री लगने लगा था। ईरान अब वेस्टर्न कैपिटल लग रहा था। ईरान अब मिडिल ईस्ट की जगह यूरोप का हिस्सा लग रहा था। तख्ता पलट करवाने की पूरी साजिश अमेरिका की ही थी। ये CIA के उन डॉक्यूमेंट्स से पता चला जिसे 2023 में US डिपार्टमेंट ने पब्लिक कर दिए थे। ये सारा का सारा खेल ईरान में निकले तेल के भंडारों पर कब्जा जमाने के लिए US और ब्रिटेन ने खेला था। अब ईरान में प्रो US सरकार थी जिसने इजराइल को देश के रूप में मान्यता देने के साथ साथ क्रूड ऑयल ट्रेड और वेपन टेक्नोलॉजी का भी एग्रीमेंट किया था। इन दोनों देशों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी कि दोनों ने USSR को मिडिल ईस्ट में एंट्री तक नहीं दी थी। इतने गहरे दोस्त थे ईरान और इजराइल। लेकिन ईरान के लोगों को ये रिश्ते ठीक नहीं लगे। लोगों को ये समझ आने लगा कि कैसे ईरान में बैठा US का एक पपेट राजा ईरान के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। रुहेला खुमैनी और अयातुल्लाह खमेनी नाम के दो इस्लामिक लीडर्स ने ईरान के लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि कैसे US ने ईरान के कल्चर को खत्म कर दिया है, कैसे US और इजराइल अपने इंटरेस्ट के लिए ईरान को यूज कर रहे हैं। 1979 आते आते यहाँ की सरकार के खिलाफ ईरानी लोग रिवॉल्यूशन कर देते हैं और राजा को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब ईरान में खुमैनी और खमेनी पावर में आते हैं जो कि पूरी तरह से कट्टरपंथी तो थे ही साथ US और इजराइल के घोर विरोधी भी थे। तीसरा चैप्टर है इजराइल फिलिस्तीन वॉर में ईरान का रोल। इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन ही लड़ रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन डिफेंस में इतना भी मजबूत नहीं है कि इजराइल जिसे US सपोर्ट कर रहा है उससे अकेला ही लड़ ले। फिलिस्तीन में कई सारे आतंकी संगठन हैं जिनमें हमास, हुतीज और हिजबुल्लाह मेन है। बेसिकली ईरान इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और हथियार सप्लाई कर रहा था। इजराइल ने खुद ये पब्लिक किया है कि जो मिसाइलें इन आतंकवादी संगठनों ने इजराइल पर फेंकी थी उस पर मेड इन ईरान लिखा हुआ था। यहाँ तक कि ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट लेबनान और जॉर्डन को भी हथियार सप्लाई किए थे। और फिर 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानियन एम्बेसी पर अटैक कर दिया जिसमें ईरान के 3 सैनिकों और 2 सीरियाई नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल ने सफाई में कहा कि वहां कोई ईरानी एम्बेसी नहीं थी, वहां तो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। लेकिन फ्रांस 24 ने जो पिक्चर्स पब्लिश की है उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि वहां ईरानियन एम्बेसी ही थी। उसके बाद 13 अप्रैल 2024 को ईरानी कमांडर ऑफिशियली वॉर अगेंस्ट इजराइल का ऐलान कर देते हैं। चौथा चैप्टर है करंट सिचुएशन एंड US का रोल। 12 जून की सुबह इजराइल ने ईरान पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उससे एक दिन पहले ईरान के कमांडर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताते हैं कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान जवाब देने के लिए रेडी है, लेकिन पहले ही हमले में वो मारे जाते हैं। उनके साथ साथ IRGC के चीफ हुसैन सलामी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बघेरी, गुलाम अली राशिद और अली शाम खानी भी मारे जाते हैं। इसे इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम देता है। अभी दोनों तरफ से भयंकर हमला जारी है, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम शुरुआत में तो ईरान की ज्यादातर मिसाइल अटैक को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन अब वो भी इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। दुनिया में ज्यादातर वॉर बॉर्डर्स पर ही होती है, लेकिन ये दोनों देश तो कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इन्हें कौन लड़ा रहा है? इन दोनों देशों को US अपने निजी हितों के लिए लड़ा रहा है। रीजन तो यही दिया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान ने भी बनाए थे, तो उससे तो दुनिया को खतरा नहीं हुआ था। ये सब कहने की बातें हैं, पूरी लड़ाई है इकोनॉमी की। ट्रंप यही सोच रहा है कि कैसे ईरान के ऑयल रिजर्व US के कंट्रोल में आ जाए जिससे वो अपने ऑयल रिजर्व को बचा कर रखे और बाद में यूज कर सके। और इस पूरे मामले में UN चुपचाप तमाशे को देख रहा है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये हमेशा याद रखना कि US कभी भी डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ेगा। US इजराइल, पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों को यूज करेगा। इस वॉर से पहले भी US इजराइल को $3.8 बिलियन मिलिट्री एड दे रहा है और US ने इजराइल को जॉइंट मिलिट्री डिफेंस सिस्टम के नाम पर $500 मिलियन भी दिए हैं। पांचवा चैप्टर है भारत पर क्या असर पड़ेगा। वॉर कहीं पर भी हो उसका असर तो हर उस देश पर पड़ेगा जो देश अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड होता है। क्रूड ऑयल का प्राइस 13% बढ़ गया है क्योंकि ईरान और मिडिल ईस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इससे महंगाई भी बढ़ेगी, इसलिए वॉर किसी भी मैटर का सॉल्यूशन नहीं है। भारत के लिए जितना इजराइल का रहना जरूरी है उतना ही ईरान का जिंदा रहना भी जरूरी है। इस वॉर में ईरान की सरकार भी ना गिरे क्योंकि ये
लड़ाई भले ही ईरान और इजराइल के बीच हो रही हो, इसमें इजराइल लड़ाई भले ही लड़ रहा हो, लास्टली ये लड़ाई अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका ईरान में एक ऐसा आदमी बैठाना चाहता है जिससे वो इंडिया जैसे किसी भी देश को आसानी से कंट्रोल कर सके। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तो भले ही खत्म हो जाए, लेकिन ईरान का इस्लामिक कंट्री बने रहना भी भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक ईरान ही है जो अमेरिका को आंख दिखाता है। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।